ज्यादा कमाल की होने वाली है। इसमें आपको हर वो चीज देखने मिलेगी जैसे कि एक्शन हो गया, लव हो गया, रोमांटिक सीन तो आपको ढेर सारे देखने मिलेंगे और उसके बाद जो भी चीज आप एक सीरीज से देखना चाहते हो ना वो सब कुछ मिलेगा। तो उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आएगी, इसलिए हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है थर्ड रेल्म का सीन। जैसा अपर रेल्म होता है वहाँ का ये एक रेल्म था और यहाँ पर का माहौल बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरा होता है क्योंकि यहाँ पर चल रहा था एक बहुत ही खतरनाक बैटल, जो कि बैटल चल रहा था उन्हीं दोनों गॉडेस का थर्ड रेल्म के जितने भी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर मास्टर वगैरह है उनके साथ। क्योंकि उन मास्टर के मुताबिक ये दोनों जो गॉडेस है वो अपना यिन यांग डिवाइन वेन को एक्टिवेट करना चाहती है, जो कि उनकी कल्टीवेशन का कोई स्टेप होगा। लेकिन उस डिवाइन वेन को एक्टिवेट करने के लिए इन दोनों ने किसी तरह की डिमोनिक टेक्निक का यूज किया जो कि हेवन के रूल के खिलाफ होता है। और जब भी कोई हेवन के रूल के खिलाफ जाता है तो उसकी तो वार्ड लगाने के लिए एल्डर वगैरह पहुंच ही जाते हैं। तो इसी वजह से सारे के सारे एल्डर यहाँ पर आए थे ताकि इन दोनों गॉडेस की जान ली जा सके कि आखिर उसने फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने की कोशिश कैसे की, जबकि हेवन ने इस टेक्निक का यूज करने के लिए मना कर रखा है। तो यही वजह से वो दोनों गॉडेस अपने आप को बचाते हुए सारे के सारे एल्डर से बचने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्द से जल्द वो अपना वो जो डिवाइन वेन है उसको एक्टिवेट कर सके। लेकिन एल्डर वगैरह यहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं थे। एल्डर उन दोनों गॉडेस से कहने लग जाते कि देखो, अगर तुम्हारी वजह से हमारा ये थर्ड रेल्म डिस्ट्रॉय हुआ या इसको कुछ भी नुकसान हुआ ना तो तुम ऐसा बड़ा अपराध कर दोगी जिसकी तुम्हें माफी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें कल्टीवेशन करने से तो रोका ही जाएगा, तुम्हारी जान तक ले ली जाएगी। इसलिए यही मौका है, अपने आप को सरेंडर करो अगर जिंदा देखना चाहती हो तो। लेकिन दोनों गॉडेस कहना शुरू कर देती है कि मॉर्टल लोग तुम जैसे लोगों को अपना गॉड बनाते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन ये सबसे गलत बात है क्योंकि तुम जैसा घटिया इंसान कहीं पर भी इस दुनिया में नहीं होगा। तो अगर ये थर्ड रेल्म जो तुम जैसे लोगों से भरा हुआ है तो बेहतर होगा कि ये थर्ड रेल्म डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि इसके साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओ, क्योंकि हमें तुम जैसे घटिया लोगों से कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ है कि ये दोनों गॉडेस यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, वो किसी भी हालत में अपनी डिवाइन वेन को हासिल करके रखेगी, चाहे इसके लिए उसको रोकने के लिए कोई भी क्यों ना आ जाए। बैटल देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, यहाँ पर कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वहां पर आकर पहुंच चुके थे जिनके सामने टिक पाना उन दोनों गॉडेस का बहुत ज्यादा मुश्किल था। उनको बहुत ज्यादा चोट आई हुई होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं थी। उनको पता था कि अगर वो रुकेंगी तो उनकी जान को भी खतरा आ सकता है, तो यहाँ पर लड़के ये फाइट करना बेहतर होगा। वो दोनों एक दूसरे को ही बचाते हुए यहाँ पर सभी से फाइट कर रहे होते। पूरी एक आर्मी सामने थी और उनके सामने अकेले खड़ी होती है ये दोनों गॉडेस, और दोनों अकेले ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को अच्छे से टक्कर दे रखी थी। वो लोग यहाँ पर अपनी डिवाइन वेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है और उस फॉर्मेशन के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही है कि कोई भी उस फॉर्मेशन के करीब तक नहीं जा पा रहा। सब लोग पीछे अपने कदम कर लेते हैं क्योंकि उनको पता था कि थोड़ा सा भी आगे बढ़ना उनको उनकी मौत के करीब ले जा सकता है। यहाँ पर वो दोनों गॉडेस अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी डिवाइन वेन को कल्टीवेट करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने प्रोटेक्शन बैरियर भी क्रिएट कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ पर आकर अब उनको डिस्टर्ब ना कर सके। एक से बढ़कर एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर सभी थर्ड रैंक के बंदों की वाट लगाने की कोशिश कर दी है। थर्ड रैंक के बंदे यहाँ पर एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों गॉडेस पागल हो चुकी है, अब नहीं रुकने वाली, ये हमारी जान लेके ही छोड़ेंगे। पर तब वहाँ पर आता है एक मैसेंजर, हो सकता है कि ये हेवन का मैसेंजर होगा, और जैसे वो यहाँ पर आया था उसके हल्के से पावर की वजह से जितना भी उन दोनों गॉडेस ने फॉर्मेशन बनाया था, जितना भी अटैक बनाकर रखा था, सब खत्म हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। वो जो मैसेंजर आया हुआ था वो दोनों गॉडेस से कहने लग जाते कि तुम्हें पता है ना कि तुम हेवन के खिलाफ जा रहे हो और ये करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। जिस टेक्निक को हेवन ने मना करके रखा था तुमने उस टेक्निक को कल्टीवेट किया और अब यहाँ पर थर्ड रेल्म को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए तुम्हें सजा होगी। जल्द से जल्द अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर दो। लेकिन वो दोनों गॉडेस तो यहाँ पर रुकने का तो यार नहीं थे। वो कहने लग जाती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ पर अपने सामने झुका दोगे? क्या हम नहीं जानते कि तुम लोग कितने ज्यादा घटिया हो, तुम लोग कौन से अच्छे इंसान हो जो हम तुम्हारी बात माने, इसलिए हमें जो सही रहेगा हम वही करने वाले हैं। तो मैसेंजर कहने लग जाता है कि ठीक है, तो अब जो मुझे लगेगा मैं वो करने वाला हूँ। इतना कहते साथ ही वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उन दोनों गॉडेस के ऊपर। यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर भी यहाँ पर टिक नहीं पाएगा और उसकी जान चली जाएगी। वो दोनों गॉडेस अपनी पूरी ताकत लगा के इन अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस की कोई फायदा नहीं होता और ऐसा लग रहा था कि उनकी जान तक चली जाएगी। पर वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं और उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बना दिया था ताकि वो उस मैसेंजर के अटैक को रोक सके। लेकिन मैसेंजर का अटैक रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैसेंजर अपने अटैक को जैसे स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, आसपास खड़े जितने भी लोग थे उन तक की जान जाने वाली थी सिर्फ उस अटैक के ऑरा से, तो जिसका हिसाब ही लगाना इतना ज्यादा मुश्किल हुआ कि वो अटैक था कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दोनों गॉडेस ने पूरी जान लगाई थी, लेकिन अफसोस की यहाँ पर उतना कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। उनके खून की उल्टियां हो रही थी और देखते ही देखते वो सीधा थर्ड रेल्म से सीधा जमीन पे जाकर गिरने लग जाती है। वो सीधा मॉर्टल रेल्म की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पर इंसान रहते हैं। हालत ऐसी खराब थी कि बताया भी नहीं जा सकता कि क्या ये लोग जिंदा मॉर्टल रेल्म में जा रहे हैं या फिर मर के जा रही हैं। मैसेंजर जो था वो यहाँ पर थर्ड रेल्म के जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहने लग जाते हैं कि देखो ये दोनों ना अभी मॉर्टल रेल्म में चली गई हैं और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ पर वो मरी नहीं होंगी, वो जिंदा होंगे। तुम सबको पता है कि अगर उन्होंने यिन यांग डिवाइन वेन को हासिल कर लिया ना तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए जाओ और उससे वो डिवाइन वेन हासिल करके लाओ, अब चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो थर्ड रेल्म के सारे बंदे मैसेंजर से कहने जाते कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें हम तुरंत ही उस डिवाइन वेन को लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पर मॉर्टल रेल्म का सीन देखते हैं
जहाँ पर इंसान रहते हैं और यहाँ हमें एक पहाड़ी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इतना खतरनाक एटमॉस्फेयर होता है यहाँ का कि देख कर ही रूह कांप जाए। और ऐसे खतरनाक पहाड़ी के ऊपर एक बंदा होता है जो वहाँ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इस बंदे का नाम था शेंजियांग और यही हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। बहुत लाजवाब बंदा है। जैसे आप सीरीज आगे देखते जाओगे ना आपको बहुत फनी और काफी कमाल का ये बंदा लगेगा। शेंजियांग जो था वो यहाँ से पहाड़ी के नीचे उतर रहा था ये कहते हुए कि मुझे आज किसी भी हालत में ना हेल गैनोडोर्मा चाहिए। ये गैनोडोर्मा एक हर्ब होता है जो कि रिकवर करने में या फिर कल्टीवेशन वगैरह बढ़ाने में काम आता है। तो अब शेंजियांग को वो इसलिए चाहिए था क्योंकि उसकी मदद से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर जो है ना उसको एक्टिवेट कर सके। क्योंकि जहाँ से शेंजियांग आता है उसके फादर तो एक क्लान लीडर थे लेकिन शेंजियांग के पास उतनी पावर नहीं है। उसने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल वेन को एक्टिवेट ही नहीं किया। जब तक कि वो अपनी स्पिरिचुअल वेन को एक्टिवेट नहीं करता वो पावरफुल कैसे बन पाएगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा बुली हुआ है। लोगों ने उसको बहुत परेशान किया। तो अब यहाँ पर जैसे ही शेंजियांग को पता चला कि इस माउंटेन के नीचे हेल गैनोडोर्मा मिलता है तो वो उसी को लेने के लिए आया हुआ था। चाहे उसको ये लेने के लिए कुछ भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े वो उस गैनोडोर्मा को लेकर ही रहेगा ताकि अपना स्पिरिचुअल वेन एक्टिवेट कर पाए। लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जितना वो नीचे आने की कोशिश करता उतना ही वो गिरता जाता। उसकी हालत खराब हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था कि जितना मैंने बेइज्जती को सहा है ना उसके सामने इस मामूली से माउंटेन से नीचे उतरना बिल्कुल भी आसान बात लगती है। धीरे धीरे करते हुए वो फाइनली माउंटेन के नीचे आकर पहुंच चुका था और जैसे वो यहाँ पर आया था वो चारों तरफ ढूंढने लग जाता है कि कहाँ पर मुझे वो फायर गैनोडोर्मा मिल सकता है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हर तरफ से कंकाल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मानो कि कुछ टाइम भी अगर कोई यहाँ पर रह ले तो डर के मारे ही वो अपने प्राण त्याग देगा। इतनी खतरनाक जगह होती है ये। लेकिन फिर भी शेंजियांग आगे बढ़ता जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा होता कि आसपास कुछ तो ऐसी चीज मौजूद है जो उसके करीब ही आ रही है लेकिन क्या है वो उसको पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए वो डरते डरते आगे बढ़ रहा होता है कि कहीं कोई बड़ा सा खतरा यहाँ पर ना आ जाए जो उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। ऐसा हुआ तो वो भारी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए शेंजियांग बड़ी सावधानी से कदम आगे बढ़ाते हुए इधर उधर इस जगह को एक्सप्लोर करने लग गया था। तब उसको जगह एक नजर आती है जहाँ पर कुछ चमक रहा था। शेंजियांग को लगने लग जाता है कि हो ना हो यहीं पर वो हेल गैनोडोर्मा मुझे मिलेगा क्योंकि इतने खंडर जगह पर चमकती हुई चीज का मतलब यही हो सकता है कि यही वो गैनोडोर्मा होगा। तो वो उसी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस की जैसे वो वहां पर जा रहा था उससे पहले ही रास्ते में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट आकर पहुंच जाता है जो कि इसी खंडरों के अंदर रहता है। वो यहाँ पर शेंजियांग को देखते साथ ही उसके ऊपर अटैक करने लग गया था ताकि वो उसको निगल जाए क्योंकि काफी टाइम से वो बीस्ट भूखा था उसको खाने को मिला ही नहीं। तो वो शेंजियांग को ही अपना निवाला बनाना चाह रहा था। शेंजियांग ये देखकर बिल्कुल घबरा चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए जो कि उसके पास उतनी खास तो थी नहीं उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कर पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। बीस्ट ने मार मार कर उसकी हालत खराब की थी और अधमरा हो जाता है शेंजियांग। तब उसको याद आने लग जाता है पुरानी बातें जब कुछ उसके ही फैमिली के लोगों ने उससे कहा था कि शेंजियांग तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल वेन नहीं है, तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, इसलिए मान जाओ कि तुम एक लूजर हो। और तुम्हारे ही लूजर होने की वजह से तुम्हारे फादर जो कि क्लान लीडर थे उनको लीडर की पोजीशन से निकाल दिया गया क्योंकि हमारी फैमिली का यही रूल है कि जब क्लान लीडर का बेटा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना तो क्लान लीडर को भी अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ता है। और आज जो तुम्हारे फादर के साथ हुआ है ना उसके जिम्मेदार तुम ही हो। शेंजियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि नहीं मैं लूजर नहीं हूँ। मैं दुनिया को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना कि पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी। मैं किसी भी हालत में वो गैनोडोर्मा हासिल करके रहूंगा। तभी वो बीस्ट वहां पर दोबारा से आ जाता है जो कि शेंजियांग को मारने की कोशिश कर रहा था। शेंजियांग अपनी पावर का यूज करते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड लिए हुए था और उसकी मदद से वो अटैक करता तो कभी अपने आप को बचाने की कोशिश करता। लेकिन देखते ही देखते वो एक खाई के पास आकर पहुंच जाता है जिसके नीचे गिरते साथ ही लावे से इंसान जल जाएगा। लेकिन शेंजियांग के दिल में यही बात चल रही थी कि मैं बोझ नहीं बन सकता अपनी फैमिली के ऊपर। मैं अपने फादर का नाम नीचे नहीं कर सकता इसलिए मैं वो गैनोडोर्मा हासिल करके रहूंगा कि मैं अपनी स्पिरिचुअल विंस को एक्टिवेट कर सकूं। वो सीधा पूरी जान लगाते हुए जो खाई होती है लावे से भरी हुई उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी दूसरी तरफ ही वो गैनोडोर्मा मौजूद है। पीछे वो बीस्ट भी आ चुका था लेकिन शेंजियांग तुरंत ही एक पहाड़ का टुकड़ा तोड़ता है और वो सीधा गिरा देता है उस बीस्ट के ऊपर जिस वजह से वो बीस्ट सीधा लावे के अंदर जाकर गिर चुका था। और तब तक शेंजियांग जो था वो खाई के दूसरी ओर आ जाता है जहां पर सामने ही उसके गैनोडोर्मा मौजूद है। शेंजियांग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। अब मैं फाइनली जाकर गैनोडोर्मा हासिल कर लूंगा। वो जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां पर वो गैनोडोर्मा मौजूद है और जैसा उसने सोचा था सच में वहां पर वो गैनोडोर्मा होता है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर से भरा हुआ था। और यही वो है जो कि शेंजियांग की स्पिरिचुअल विंड को एक्टिवेट कर सकता है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकता है। आज फाइनली शेंजियांग की मेहनत कामयाब रही थी लेकिन तभी वहां पर वो बीस्ट दोबारा से आ जाता है क्योंकि उसको लावे से जलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से शेंजियांग के पीछे पड़ चुका था। शेंजियांग गैनोडोर्मा लिए हुए वहां से भाग रहा होता है ताकि किसी भी हालत में अपनी जान बचा सके लेकिन वो बीस्ट उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके पीछे पड़ चुका था ताकि किसी भी हालत में वो उसको रोक सके। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है लेकिन शेंजियांग एक छोटे से गुफा के अंदर घुस गया था जहां पर वो बीस्ट आ ही नहीं पाता। अब यहाँ से शेंजियांग को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो आगे खाई को देख नहीं पाता और सीधे खाई के नीचे जा गिरता है। कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब उसको वहां पर होश आता है और जब वो जमीन को देखता है वो हैरान रह जाता है कि भाई साहब मैं किस चीज के ऊपर आके गिरा हूं। इतना ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कुछ हुआ नहीं। जब वो देखता है कि वो किस चीज के ऊपर गिरा है तो वो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि तभी तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मुझे कुछ हुआ नहीं और मैं बच गया क्योंकि वहां पर एक लड़की लेटी हुई थी उसी के ऊपर वो गिर गया था और ये वही गॉडेस होती है जो कि थर्ड रेल्म से यहाँ पर गिरी थी। शेंजियांग को लगता है कि ये माउंटेन जो है इतनी खतरनाक जगह यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, क्या ये जिंदा भी है या मर गई। वो जैसे उसको चेक करने की कोशिश करता है कि उसके अंदर सांसें चल
रही है या नहीं चल रही कि वो लड़की तुरंत जाग जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है कि नालायक कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे छूने की कोशिश की। बेचारा शेंजेन अभी तो 20 से फाइट करके आया था, उसकी हालत पहले से खराब थी। अब यहाँ पर उस लड़की के अटैक करने की वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। शेंजेन समझ चुका था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं 10 कदम दूर जाकर फेंका गया इसके ऑरा से, लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाती और वहां पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो अभी इंजर्ड ही थी, क्योंकि थर्ड जम से जमीन पे गिरी थी तो हालत थोड़ी ना उसकी ठीक होने वाली थी। तब शेंजेन को वहां पर वो दूसरी वाली भी गॉडेस नजर आती है, क्योंकि दोनों के दोनों यहीं पर आकर गिरे थे। शेंजेन कंफ्यूज था कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है, इतने खंडर में ये दो लड़कियां क्या कर रही हैं। तो दूसरी वाली जो लड़की थी वो कहने लग जाती है कि देखो यंग मैन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग बुरे लोग नहीं है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो अपना उसको नाम भी बताती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो लाल कपड़ा पहनी हुई है इसका नाम है मियाओ, और वो जो ब्लू कपड़ा पहनी हुई है उसका नाम है यूयू। थोड़ा अजीब सा और थोड़ा क्यूट सा नाम था। तो यूयू कहने जाती है कि देखो हम लोग बुरे नहीं है, किसी को बिना मतलब के मारते नहीं है, लेकिन कोई हमें छूने की कोशिश करेगा तो उसको दफन कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो मियाओ जो थी वो कहने लग जाती कि जरा तुम अपने बारे में बताओगे कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अगर तुम्हारा इरादा कुछ गलत था तो हम तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन अगर सही था तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो शेंजियान कहने लग जाती कि देखो मेरा नाम शेंजियान है, मैं इस माउंटेन के अंदर आया था कुछ हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं हर्ब्स को ढूंढते ढूंढते ना गलत जगह पर आ गया जहाँ पर आप दोनों रहती हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा यहाँ पर आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तो मियाओ कहने जाती कि ठीक है, हमने तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर लिया, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम शरीफ और अच्छे इंसान लग रहे हो, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही शेंजियान वहां से जा रहा था, यूयू जो थी उसको पता चलता है कि इसके पास तो हेल गैनेडोर्मा है, अगर हम उसका यूज कर लेना तो हमारी जितनी भी चोटें हैं वो रिकवर हो जाएंगी। तो वो मियाओ से कहना चाहती है कि देखो हमें इस लड़के को ना मार डालना चाहिए और इससे हम वो गैनेडोर्मा हासिल कर लेंगे। लेकिन मियाओ कहती है कि देखो मास्टर ने हमें कहा था ना कि अगर हम कभी भी मॉडल रैंक के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बिना मतलब के किसी चीज से पंगा नहीं लेना। तुम फिक्र क्यों करती हो, मेरे पास ट्रिक है ना, ऐसा ट्रिक चलाऊंगी कि यहाँ पर ये शेंजियान खुद ही हमें गैनेडोर्मा देने के लिए तैयार हो जाएगा। शेंजियान कहना चाहते कि वैसे आप दोनों हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मियाओ कहना चाहती कि हम लोग ना बहुत दूर से यहाँ पर अपनी जान बचाते हुए आए हैं, तुम हमें देख ही सकते हो कि हमें कितनी ज्यादा चोटें लगी, हमें इतनी तकलीफ हो रही है ना कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमारी जान तक जा सकती है, हमारा हाल बेहाल है, हमें कुछ तो चाहिए जिससे हम अपने आप को रिकवर कर सकें। मियाओ यूयू को भी इशारा करते हुए कहने लग जाती कि तुम भी नाटक करो ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, वरना शेंजियान को हमारी बातों में भरोसा नहीं होगा। तो ये सुनते साथ ही यूयू सीधा बेहोश होने का नाटक कर लेती कि आय हाय मैं मर गई, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, कोई मुझे बचाओ। शेंजियान कहने जाता कि अच्छा हुआ कि मेरे पास ना कुछ रिकवरी पिल है, मैं वो आप लोगों को दे सकता हूँ, इसकी मदद से आप अपने आप को रिकवर कर लेना। तो मियाओ कहने जाती कि ये रिकवरी पिल तो बड़ी मामूली सी है, ये उतना कुछ खास नहीं कर पाएगी, हमारी चोटें देख रहे हो ना कितनी ज्यादा खतरनाक है, हमें तो खून की उल्टियां हो रही है, हमें कुछ और अच्छा चाहिए जो हमें रिकवर कर सके, वरना लगता है कि तुम हमें आखिरी बार देख रहे हो, कुछ ही मिनट के अंदर हम मर जाने वाले हैं। बेचारा शेंजियान एकदम घबरा चुका था कि नहीं यार ये क्या हो गया, इनकी हालत तो बड़ी खराब है, अब मेरे पास कुछ और है तो नहीं सिवाय हेल गैनेडोर्मा के, लेकिन अगर मैंने इनको ये दे दिया इनको रिकवर करने के लिए तो मैं अपने स्पिरिट को अवेक कैसे कर पाऊंगा, मेरी स्पेशल पावर तो अवेक ही नहीं होगी, और इतनी मेहनत से मैं यहाँ पर आया हूँ, गैनेडोर्मा को हासिल किया, सारी की सारी मेहनत ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी। वो बिल्कुल कंफ्यूज था कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहना चाहते कि चलो भाड़ में गया जाए गैनेडोर्मा, मैं इसके बगैर भी अपनी स्पेशल विंग्स को एक्टिवेट कर लूंगा, मैं कोई लूजर नहीं हूँ। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उन दोनों के पास आता है और उनको वो हेल गैनेडोर्मा देते हुए कहते हैं कि देखो मेरे पास ये है कि ये काम आ जाएगा तुम्हें रिकवर करने के लिए। तो मियाओ तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि उसका प्लान काम कर गया और शेंजियान ने खुद ये गैनेडोर्मा उन लोगों को दे दिया। तो जैसे ही उनको मिलता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए गैनेडोर्मा की पावर को आपस में मर्ज करना शुरू कर देती है ताकि वो दोनों खुद को रिकवर कर सके। बेचारा शेंजियान खाली बैठा हुआ था, मतलब उसके लिए फायदा इन दोनों का हो रहा था, लेकिन वो खुश था कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इन दोनों का। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को रिकवर करने में लगी हुई होती है। तो शेंजियान उनको देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था कि ये दोनों लड़कियां ना मामूली नहीं लगती, इनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहां से आई है ये दोनों पता भी नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने आप को रिकवर कर रही होती है, मियाओ जो थी उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लग गई थी, वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है। ये देखकर यूयू जो थी वो सीधा शेंजियान को पकड़ती है, उससे कहने लग जाती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गैनेडोर्मा के अंदर पॉइजन मिला था ना ताकि हम दोनों जैसे इसका इस्तेमाल करें, हम दोनों मर जाए, काट कर रख दूंगी तुझे, तूने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो शेंजियान कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई पॉइजन नहीं है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैं तो सीधा गैनेडोर्मा लाया और आप लोगों को दे दिया। लेकिन यूयू तो उसकी बात मानती ही नहीं, वो उसकी जान लेने वाली थी। लेकिन तब यहाँ पर मियाओ से कहना चाहती कि देखो यूयू मत मारो उसको, मुझे तो लगता है ना कि जो हेल गैनेडोर्मा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऊपर से हम लोग अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है, तो इस वजह से इसने मुझ पर बैकफायर कर दिया। शेंजियान की कोई गलती नहीं है, उसने असल में ही गैनेडोर्मा हमें दिया है बिना किसी छेड़खानी के, हमारे जो मैरिडन पहले से ही डैमेज हुए पड़े हैं ना वो इस गैनेडोर्मा की पावर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि हम यहाँ पर अपने आप को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते यहाँ पर मियाओ और यूयू दोनों के दोनों वहां पर बेहोश हो चुके थे क्योंकि उनके ऊपर गैनेडोर्मा ने कोई असर नहीं दिखाया, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो गैनेडोर्मा भी कुछ नहीं कर पाया। शेंजियान बेचारा अकेले वो कहने लग जाता है कि भाई साहब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं दोनों की हेल्प करने के लिए, मैं तो यहाँ पर आकर बुरा फंस गया। तभी वहां पर वो जो बीस्ट होता है वो दोबारा से आने लग गया था ताकि
ताकि इन सभी की जान ले सके। ये देखकर शिनजियान कहता है कि भाई साहब लग गए, बीस्ट को भी अभी आना था। वो जल्दी से पहले यूयू को उठाता है और उसको वहां से दूर ले जाने लगता है ताकि इन दोनों को एक जगह पर छुपा सके और उसके बाद वो बीस्ट से लड़ने के लिए जाएगा। वो लोगों से कहने लग जाते कि देखो तुम लोग यहाँ पर अपने आप को बचा रखो, मैं इस बीस्ट से लड़ता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को बचा कर रहूंगा। वो सीधा जा चुका था उन बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए और यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। यहाँ पर शिनजियान बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और इस बार की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि शिनजियान को पता था कि अगर उसे कुछ होता है वो दोनों लड़कियां अपने आप ही मारी जाएंगी क्योंकि उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खड़ी हो सके। लेकिन शिनजियान की स्वॉर्ड तक टूट जाती है, कोई फायदा होता नहीं। शिनजियान क्योंकि वैसे भी कमजोर है, गैराडोर्मा उसे मिला नहीं, तो आखिर वो बीस्ट का मुकाबला कैसे कर पाए। कुछ ही अटैक के बाद वो भी इंजर्ड हो चुका था और वो भी बेहोश होने के कगार पे पहुंच जाता है। लेकिन शिनजियान हिम्मत हारने वाला नहीं था, वो दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करता है और फिर से चला जाता है बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन इस बार भी बीस्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। हर बार जब वो अटैक करने जाता तो वो मार खाकर रिटर्न आता। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन दोनों लड़कियों को बचाते हुए शिनजियान खुद ही यहाँ पर मारा जाएगा। उनसे भी बुरी हालत अब उसकी हो चुकी थी। वो दोनों लड़कियां कहने लग जाती कि पागल हो क्या, मत करो ये, हमारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो, छोड़ दो उसको और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन शिनजियान वहां से जाने को तैयार नहीं था। तो मियाओ जो थी वो यूयू से कहना लग जाती कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो हम दोनों यहाँ पर मर जाएंगे, साथ ही साथ शिनजियान भी मर जाएगा। हमारे इतने सालों की कल्टीवेशन सब कुछ बर्बाद होने वाली है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ ऐसे बर्बाद हो जाए। तब हम देख पाते हैं कि वहां पर एक अजीब सा ऑरा फैला है क्योंकि ये ऑरा था उन दोनों ही गॉडेस का। वो दोनों गॉडेस यहाँ पर शिनजियान से कहना चाहती कि शिनजियान तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम अभी ना एक ऐसा गिफ्ट हासिल करने वाले हो जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूयू जो थी वो डिमोनिक आर्ट को ज्यादातर कल्टीवेट करती थी, तो वो कहने लग जाती कि मैं डिमोनिक आर्ट की एक सुप्रीम कल्टीवेटर हूँ। और वो मियाओ जो थी वो इमॉर्टल आर्ट को ज्यादातर प्रैक्टिस करती थी और उसमें वो सॉवरेन रैंक पर थी, मतलब कि वो इमॉर्टल आर्ट की भी एक सुप्रीम कल्टीवेटर है। ये दोनों अपनी ब्लड पावर को मिला रहे होते हैं शिनजियान के साथ। इससे होगा ये कि शिनजियान के पास जो अभी उसकी स्पिरिचुअल विंग तक एक्टिवेट नहीं थी वो एकदम सुप्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, डिमोनिक कल्टीवेशन की भी और इमॉर्टल कल्टीवेशन की भी। वो दोनों अपनी पूरी पावर को दे रहे थे शिनजियान को ताकि शिनजियान को बचाया जा सके। शिनजियान को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो यहाँ पर मानो कि फट जाएगा उसका शरीर। उन दोनों ने जो इतनी मेहनत से वो यिन यांग डिवाइन विंग को कल्टीवेट किया था वो भी यहाँ पर वो शिनजियान के अंदर ही ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जिसमें से शिनजियान की पावर अचानक में ही इतनी ज्यादा बढ़ रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। उस पावर को यहाँ पर शिनजियान हैंडल नहीं कर पाता। वो दोनों से कहना चाहती कि देखो शिनजियान कोशिश करो, तुम्हें ये करना होगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पर फेल हुए ना तो हम तीनों के तीनों मरेंगे, इसलिए हिम्मत करो और हमारी इस पावर को हैंडल करो तुम। यही एक रास्ता है तुम्हें अपने आप को बचाने का और हम सबको बचाने का। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफें झेलता है शिनजियान, लेकिन अभी तक वो हिम्मत किए हुए था। फाइनली वो दोनों जो गॉडेस होती है वो अपनी पावर को मर्ज कर चुकी थी शिनजियान के साथ, जिस वजह से वहां पर होता है एक बहुत ही ब्रूटल धमाका और एक मामूली सा कल्टीवेटर बस कुछ ही टाइम के अंदर एक सुप्रीम कल्टीवेटर में बदल चुका था। शिनजियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही वो दोनों गॉडेस की सोल आकर पहुंच जाती है क्योंकि लग रहा था कि उनका फिजिकल शरीर जो है वो खत्म हो गया, अब बस उनकी सोल रह गई है जो कि शिनजियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है। दोनों के दोनों डिमोनिक और इमॉर्टल कल्टीवेशन जो थी वो जैसे यहाँ पर मर्ज हुई थी शिनजियान के अंदर, उसका लुक भी काफी ज्यादा बदल चुका था, काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी तक कि उन दोनों का फिजिकल शरीर बचा हुआ होता है और उनके ऊपर वो बीस डायरेक्ट आकर अटैक करने वाला था, लेकिन जैसे वो अटैक कर पाता तभी वहां पर शिनजियान आता है और जैसे उसने अपना ऑरा एक्टिवेट किया वो बीस्ट उड़कर दूर फेंका चुका था। शिनजियान के अंदर से अब ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही थी जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। जहां बीस्ट शिनजियान को मार रहा था अब उसका एक भी अटैक शिनजियान के करीब तक नहीं आ पाता और मार मार कर शिनजियान ने बीस्ट की हालत खराब कर दी थी। उसके हर एक कदम से ऐसा ऑरा बाहर निकल रहा था कि मानो अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर भी यहाँ पर उसके ऑरा से ही मर जाए। वो इतना मारता है उस बीस्ट को कि बीस्ट पागल हो गया था, उसको समझ ही नहीं आता कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। मार खा खा कर बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन शिनजियान रुकने वाला नहीं था जब तक कि वो यहाँ पर इस बीस्ट को फाड़ कर खत्म ना कर दे। उसके ऑरा से ही पूरा पहाड़ सब टूटने लग जाता है। वो दोनों जो गॉडेस थी वो कहने लग जाती है कि बहुत बहुत कमाल का है ये शिनजियान, बहुत अच्छा हुआ कि हमने इसको अपनी पावर दे दी। शिनजियान यहाँ पर उस बीस्ट के साथ मुकाबला कर रहा था और वो बीस्ट उसके ऊपर अभी भी अटैक कर रहा होता है क्योंकि वो बीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जल्दी मरता ही नहीं। लेकिन फिर भी शिनजियान जब यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन आ चुका था जिसमें डिमोनिक कल्टीवेशन और इमॉर्टल कल्टीवेशन दोनों बनी हुई थी। और जब इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसने जैसे ही एक अटैक देकर क्या मारा उस बीस्ट को, बीस्ट वहां पर राख में बदल कर गायब हो जाता है। उसका ऐसा हाल हो गया था कि मानो वो फट कर गायब ही हो गया, पूरा जगह ही टूट फूट जाती है। इतना कमाल का इतना खतरनाक वाला ये सीन होता है जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। शिनजियान कहां से कहां पहुंच चुका था, वो भी कुछ टाइम के अंदर। उसको अपनी स्पिरिचुअल वेन एक्टिवेट करना था, उसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत करता, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि बिना स्पिरिचुअल वेन के एक्टिवेट किए वो सीधा सुप्रीम लेवल पर जाकर पहुंच गया, जो कि बहुत ही कमाल की बात थी। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पर शिनजियान को होश आता है क्योंकि वो इतना लंबी नींद में सो चुका था। ये होने के बाद कि उसको बहुत देर बाद ही होश आया। जैसे उसको होश आया था वो अपने कमरे में होता है जहां पर वो दोनों के दोनों जो गॉडेस थी उसके पास ही होती है। मियाओ कहने लग जाती कि हमने ही तुम्हें बचाया है और तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, डरो मत, हम यहाँ पर तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, तुमने हमारी जान बचाई थी इसलिए हमने तुम्हें बचाकर यहाँ पर लेकर आया। शिनजियान कहने लग जाता कि असल में कल रात हुआ क्या था, मुझे तो सर कुछ याद ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या, अपनी याददाश्त में लग रहा है कमजोर कर चुका हूँ। तो मियाओ कहती कि जरा अपनी कल्टीवेशन पावर
पावर को चेक करके तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर शेंजियान ये करता है, वो देख पाता है कि उसकी स्पेशल वेन एक्टिवेट है, उसके पास ऐसी पावर है कि जिसके बारे में उसने खुद सोचा नहीं था। वो बिल्कुल दंग रह चुका था कि भाई साहब ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आई, क्योंकि कल रात जो हुआ था वो उसको एकदम भुला ही चुका था, क्योंकि अचानक में किसी के साथ भी ऐसा होगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा, उसको तो लगेगा कि इसने सपना देखा। और जब उसने यहाँ पर चेक किया कि उसके पास सच में पावर आ चुकी है, तब उसको लगा कि जो कल रात हुआ था वो सपना नहीं था बल्कि वो सच्चाई थी। मैं कहना चाहती कि हमने अपनी स्पेशल विन को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर किया, तभी आकर तुम अपनी पावर को महसूस कर पा रहे हो। तो शेंजियान कहना चाहते कि आखिर तुम दोनों हो कौन, तुम इस दुनिया की तो नहीं लगती, कहां से आई हो तुम दोनों। तो वो दोनों कहना चाहते कि हम मार्शल वर्ल्ड से आए हैं, जिसे थर्ड रेल्म भी कहा जाता है, लेकिन तुम ना अभी उसको नहीं समझोगे कि वो चीज क्या है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जगह क्या होती है। लेकिन सुनकर शेंजियान कहना चाहते कि तुम लोग मार्शल वर्ल्ड से आए हो क्या, जैसे वो अपर रेल्म होता है। मैंने तो सुना है कि मॉर्टल वगैरह लोग अपर रेल्म में नहीं जा सकते और अपर रेल्म के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तो तुम लोग कैसे आ गए। तो ये सुनकर वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शेंजियान को धमकाने लग जाते हैं, देखो हम कहां से भी आए हैं, हमारा पास्ट क्या है, तुम ना ये किसी को नहीं बताओगे ना तो ही बेहतर है, किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। तो शेंजियान सोचने लग जाता है कि बात तो सही है, क्या पता मैं इनके बारे में किसी को बता दूं और कोई इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, बेहतर होगा जैसे ये कहते हैं ना मुझे वही करना चाहिए। तो वो उन दोनों का थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और जो आपने मुझसे कहा है सीक्रेट रखने के लिए मैं हमेशा उसको सीक्रेट ही बना कर रहूंगा। तो मियाओ कहने जाती कि शाबाश गुड बॉय, आज से ना हम लोग तुम्हारे साथ यहीं पे रहने वाले हैं, तुम्हारे ही घर के अंदर। शेंजियान हैरान हो जाती कि क्या सच में ऐसा ही होगा क्या। तो मियाओ कहने जाती कि देखो हमने तुम्हें अपनी डिवाइन वेन दी है, तुम्हारी इतनी हेल्प की, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम हमारी जिम्मेदारी उठाओ, तुम्हें हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अब। तो शेंजियान कहता कि देखो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं अपने फादर को अपने घर वाले को कहाँ बताऊंगा कि मैं दो लड़कियों को घर पे ले आया, वो तो मुझे मार मार कर मुझे सुझा देंगे। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि हम दोनों जा रही है नहाने के लिए, तुम्हें भी आना है क्या, इसलिए चुपचाप वहीं पे खड़े रहो। वो दोनों शेंजियान के बाथरूम में जाकर नहाना शुरू कर चुकी थी। शेंजियान वहीं पे खड़े खड़े बिल्कुल शर्मा रहा होता है कि यार क्या करूं मैं यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भी साबुन लगाकर एक दूसरे को नहला रही थी। वहां शेंजियान कह रहा था कि यार तुम लोगों को जल्दी करनी होगी, अगर किसी ने यहाँ पर तुम लोगों को देख लिया ना तो मेरे तो लग जाएंगे, इससे जल्दी अपना नहा वहा कर बाहर निकलो, किसी ने देखा ना तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा कि किसको मैं यहाँ पर ले आया। और जिस चीज का बेचारे शेंजियान को डर लग रहा था वही चीज हो जाती है, कोई उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। शेंजियान कहता है कि अरे ये तो जियान है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, मेरे तो लग गए। वो लड़की कहती है कि ये जियान कौन है। तो शेंजियान कहता है कि वो मेरी फियांसे है, तुम लोग यहीं पर रहना, बाहर मत निकलना, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। जिसके बाद जियान खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, कहने जाती कि शेंजियान तुम क्या कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें दरवाजा खोलने में। बेचारा शेंजियान परेशान हो चुका था, वो कहने जाता कि जियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कुछ काम था क्या तुम्हें। तो जियान कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मानो कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम। तो शेंजियान कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारा वेलकम है मेरे कमरे में, जब चाहो आना चाहो आ सकती हो। शेंजियान तो मस्त यहाँ पर आकर बैठ चुकी थी और कहने लग जाती कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने किसी न किसी लड़की को कमरे में छुपा कर रखा हुआ, तभी तुम इतने ज्यादा घबराए हुए, सच कह रही हो क्या मैं। बेचारा शेंजियान पसीने से नहा चुका था, वो कहने लग जाता कि अरे यार कैसे तुम बात करती हो, मैं कहां से लड़की को लाऊंगा, मैं लाऊंगा भी क्यों, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ। तो जियान कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम में कोई है, क्योंकि वहाँ पर पानी के हिलने की आवाज आ रही है। तो शेंजियान कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी पानी भर रहा था ना वहाँ पर, क्योंकि मैं नहाने जा रहा था, इसलिए तुम्हें वो आवाज आ रही होगी। लेकिन जियान कहती कि नहीं तुम झूठ कह रही हो, क्योंकि तुम यहाँ पर नहाते ही नहीं हो, तुम तो महल वाले बाथरूम में जाकर नहाते हो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हटो मैं जाकर देखती हूँ कि अंदर तुमने क्या छुपा कर रखा हुआ है। शेंजियान समझ चुका था कि उसके लगने वाले बड़ा बुरा हाल होगा उसका। तो जैसे ही वो जियान को रुकने वाला था कि इससे पहले ही वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। शेंजियान समझ चुका था कि मेरे लग गए, मर गया, आज मैं यहाँ पर दफन होने वाला हूँ। लेकिन जैसे जियान अंदर जाती है, अंदर कोई भी नहीं था, पूरा बाथटब खाली होता है और यहाँ का माहौल भी एकदम अच्छा लग रहा था। शेंजियान कहता है कि जान में जाना, अच्छा हुआ कि उन दोनों गॉडेस ने सुन लिया होगा बात को, अब वो दोनों यहाँ से चली गई होंगे, वरना आज मैं ऐसा फंसता ना कि मैं अपने आप को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। जियान कहते हैं कि क्या खुशबू आती है तुम्हारे बाथरूम के अंदर से, बड़ा अच्छा लग रहा है, मन तो करे कि मैं भी यहाँ पर नहा जाऊं। वो दोनों एकदम एक दूसरे के करीब आ चुके थे। जियान तो एकदम चिपकने लग जाती है शेंजियान के, शेंजियान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर मेरे इतने करीब आकर। तो शेंजियान कहते हैं कि तुम बाथरूम से चली जाओ ना, क्योंकि तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे नहाते हो तो नहीं देखने वाली हो, इसलिए तुम जाओ, मैं अपना यहाँ पर नहा लेता हूँ। तो जियान भी शर्माते हुए वहां से चली जाती है, ठीक है जितना नहाना ना आराम से जाकर नहाओ। तो ऐसी बात करते हो कि मुझे यहाँ पर शर्म ही आ जाती है। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जो जियान थी वो कोर्टयार्ड के अंदर जाकर बैठी हुई थी और वहीं पर शेंजियान भी आ जाता है और ये दोनों आपस में बातें करने लग गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, तो दोनों खूब सारी आपस में बातें करते हैं और आसपास का जो नजारा था वो देखने लग जाते हैं। जियान कहने जाती है शेंजियान से कि तुम्हें पता है मेरे फादर ने कहा ना कि मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिलूं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन मैंने तो सीधा उनको इनकार कर दिया कि मैं रहूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे अलावा कहीं नहीं रहने वाली मैं। आज तो मेरे फादर मुझे ज्ञान हुआ के पास ले जाने वाले थे ताकि मुझे उससे मिलवा सके और मेरी शादी किससे बात करवा सके, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मैं तो चाहती हूँ कि आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी हमारे बीच में नहीं आ पाएगा, हम शादी करके यहाँ से दूर भाग जाएंगे जहाँ हमें कोई भी ना पकड़ सके। क्या कहते हो, सही कह रही हूँ ना मैं। वो ये कहते कहते सीधा सीधा शेंजियान को किस कर लेती है। तो दोनों का यहाँ पर किस हो चुका था। शेंजियान बेचारा शर्मा जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। जियान तो उसको छोड़ती नहीं, किस लंबा चल रहा था बहुत ज्यादा। तो जैसे वहां पर कोई आ रहा होता है कि तभी वहां पर जियान जो थी वो अपने आप को हटा लेती है। वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि कहना चाहता है कि जियान
शेंजियान ये क्या कर रही हो तुम? ये था उस जियान का फादर जो अपनी बेटी को घसीटते हुए ले जा रहा था कि तुम इस शेंजियान को किस कर रही हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जियान को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है कि वो नहीं देखना चाहता शेंजियान और जियान आपस में एक दूसरे के साथ रहे। जैसे ये लोग बाहर आते वहां पर तियानहुआ भी आकर पहुंच जाता है। वो जैसे यहाँ पर आता है जियान का फादर उसको देखकर कहना चाहता है कि अरे तियानहुआ तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जियान भी है, आपस में बातें कर लेना ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। लेकिन जियान तो तियानहुआ से बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो ये सुनकर उसका फादर गुस्सा हो जाता है, वो उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तियानहुआ उसे कहता है कि अरे ससुर जी रुक जाइए ना, अभी जियान मुझे अच्छे से नहीं पहचानती है, एक बार पहचान लेगी तो वो मुझसे कभी दूर होना ही नहीं चाहेगी, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और उसके बाद वो मुझे अच्छे से पहचानने लगेगी। लेकिन जियान कहती कि भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। वो जियान सीधा चली जाती है शेंजियान के पास और से कहना चाहती है कि शेंजियान हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, मुझे यहाँ पर और रहना ही नहीं है। लेकिन उसका फादर उसको पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस शेंजियान के साथ रहने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है ना कि ये शेंजियान एक नंबर का लूजर है, इसके पास कोई पावर नहीं है। जबकि तियानहुआ को देखो, वो इस सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर है, उसके पास हर चीज की पावर है, इतना ज्यादा कमाल का बंदा है कि लोग उसका नाम खाली सुनते रह जाते हैं। ऐसा बंदा तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम्हारे तो भाग्य खुलने वाले थे, तुम इस लूजर के साथ जा रही हो, मैं ये कभी भी इसकी परमिशन नहीं दूंगा। तो शेंजियान जो था वो यहाँ पर जियान के फादर से कहना चाहते कि देखो आपको भी पता है ना कि आपके फादर और मेरे फादर ने बचपन में ही मेरा और जियान का रिश्ता तय करवा दिया था। अब आगे चलकर मेरे पास उतनी कल्टीवेशन पावर नहीं आई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। ये तो बहुत गलत बात है, जो पहले से तय कर दिया गया था वही होना चाहिए। ऐसा करने से हम दोनों की फैमिली के बीच में एक झगड़ा हो जाएगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे हम दोनों फैमिली के। तो वहां पर एक दूसरा बंदा आता है, वो शेंजिया से कहना चाहते कि वैसे भी 3 दिन के अंदर तेरा बाप जो है ना वो क्लान लीडर की पोजीशन से हट नहीं वाला, क्योंकि उसने तेरे जैसे लूजर को जो पैदा किया और तू लूजर होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तेरे से रिश्ता तोड़ लिया जाता है जियान का तो तू फैमिली के रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है, तो हमारा कुछ उखाड़ पाएगा क्या? कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहे वो करेंगे। तभी वहां पर शेंजियान के फादर भी आकर पहुंच जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि देखो ये मैटर ना जियान और शेंजियान के बीच का है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम लोगों को बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेंजियान के फादर जियान के फादर से कहना चाहते हैं क्या तुम आज सच में जो एंगेजमेंट पहले से हो चुकी है उसको तोड़ना चाहते हो, हाँ या ना? में मुझे इसका जवाब चाहिए। तो जियान का फादर कहता है कि मैंने कहां सोच कर रखा था कि तेरा बेटा बड़ा होने के बाद इतना बड़ा लूजर निकलेगा, पता होता तो मैं कभी भी बचपन में एंगेजमेंट करवाता ही नहीं। मेरी मती मारी गई थी, क्या खराब किस्मत निकली है मेरी फैमिली में शादी करके मेरी बेटी का क्या फ्यूचर रह जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं करनी है ये शादी, अपना कहीं और बंदोबस्त ढूंढ लेना। तो शेंजियान कहना चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपना स्पेशल विन एक्टिवेट कर लूं, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, तो क्या तुम मेरी शादी को जियान के साथ कंफर्म करवा दोगे? तुम्हें बस यही चाहिए ना कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहूं। तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था ऐसा भयंकर और उसके अंदर से निकला था कि आसपास खड़े लोग की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, इतना खतरनाक और उसके अंदर से बाहर निकल रहा था, जो देखकर जियान का फादर भी पागल हो जाता है कि तेरे पास स्पेशल विन कैसे आई, तू तो लूजर है ना, सच में तू स्ट्रॉन्ग बन गया क्या? लेकिन तियानहुआ बीच में टांग घुसाते हुए कहता है कि देख तेरे पास स्पेशल विन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन गया। स्पेशल विन आने के बाद भी कल्टीवेशन की शुरुआत होती है, तेरे पास अभी कोई पावर है नहीं, खाली स्पेशल विन लेके तू अचार नहीं डालने वाला। तो शेंजियान कहता है कि अच्छा तू ही बता दे फिर मैं क्या करूं जिसकी मदद से मैं साबित कर पाऊं कि मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं। तुझे अगर फाइट करना है मेरे साथ तो वो कर दे, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। तियानहुआ कहना चाहता है कि ठीक है एक टेस्ट होगा, टेस्ट को पास करेगी दिखा तब मैं मानूंगा कि तू स्ट्रॉन्ग बन चुका है। शेंजियान उसकी शर्त उसी टाइम मान चुका था कि ठीक है तेरे टेस्ट को तो मैं तेरा भरता बनाकर उसी में डाल दूंगा। वो अपने फादर से भी कहना चाहता है कि फादर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितने भी लोगों ने मुझे लूजर कहा है, लोग मुझे लूजर समझते हैं ना, सबके मुंह पर ताला लगने वाला है। तो अब यहाँ पर तियानहुआ और शेंजियान के बीच में एक बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर शेंजियान तियानहुआ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तियानहुआ फिर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। शेंजियान इस चीज को देखकर कंफ्यूज होता है कि जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था उस टाइम जब मैंने पावर को फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था मैं उसको यहाँ पर एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा, कुछ गड़बड़ हुई है या फिर मैं अपनी पावर को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि उन दोनों गॉडेस ने मुझे बेवकूफ बनाया और थोड़े टाइम के लिए अपनी पावर को ट्रांसफर किया और अब उस पावर का असर खत्म हो चुका है। लेकिन भाड़ में चल मेरी स्पेशल विन एक्टिवेट हो गई है ना, मैं इसकी मदद से ही यहाँ पर तियानहुआ को हरा कर रहूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वहां पर एक फायर फिनिक्स बर्ड आकर पहुंच चुका था और उसके साथ चला जाता है वो तियानहुआ के साथ फाइट करने के लिए। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बार तियानहुआ जो था वो कमजोर होता हुआ नजर आता है और शेंजियान उसको बहुत मारता है, मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। लेकिन फिर भी वो तियानहुआ हार मानने वाला नहीं था, वो भी शेंजियान को अच्छी टक्कर देता है। इनका बैटल काफी लंबा चलता है और सारे के सारे लोग इस बैटल का नजारा देखने के लिए आए हुए थे क्योंकि ये बैटल था ही इतना ज्यादा कमाल का जिसे देखने के लिए लोगों की लाइन लगी पड़ी थी। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अभी तक के एक दूसरे के साथ फाइट किए जा रहे थे, जहां फाइनली लग रहा था कि तियानहुआ हारने वाला है, उसका जो वेपन था वो भी टूट जाता है। नजारा देखकर तो जियान का फादर भी दंग रह चुका था कि आखिर इस शेंजियान ने तियानहुआ को कैसे हरा दिया। तियानहुआ इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वो उसके सामने कैसे हार सकता है। अपनी बेइज्जती होता देखकर तियानहुआ जो था वो और ज्यादा भड़क चुका था, वो अपनी और ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और दोबारा से जा चुका था शेंजियान के साथ फाइट करने के लिए। अब वो शेंजियान को नहीं रोकेगा चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो अपने सारे टेक्निक का यूज कर लेता ताकि शेंजियान का भरता बना सके। लेकिन शेंजियान अभी भी उसको अच्छी टक्कर दे रहा था और थोड़ी देर फाइट के बाद शेंजियान की हालत खराब होने लग जाती है, उसको बहुत ब्रूटल चोट लगी थी। तो जैसे उसको चोट लगने वाली थी जियान बीच में आकर उसको बचा लेती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो जो तियानहुआ है उसका पूरा हाथ वाथ सब जल गया, बड़ा बुरा हाल हुआ उसका, लेकिन वो अपना दर्द छुपाए हुए
मतलब साफ था कि शेंजियान का अटैक उसको बहुत ब्रूटल तरीके से लगा है और वो अपनी हार सभी को, अपना रोता हुआ चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाह रहा था। जियान का फादर समझ चुका था कि देखो यहाँ पर तियानहुआ जीता ना, मुझे लगा ही था कि तियानहुआ जीतेगा। शेंजियान के पास थोड़ी बहुत पावर आ गई, लेकिन अभी भी वो तियानहुआ के मुकाबले का नहीं है। लेकिन तियानहुआ कुछ कहे बगैर वहां से जा चुका था। जियान का फादर कंफ्यूज कि वो अब क्या करे, क्या तियानहुआ को रोके, उसको जियान के हवाले कर दे, या जियान जैसा चाहती है शेंजियान के रहना, वो उसके साथ ही रहना, उसको छोड़ दे। वो बीच में कंफ्यूज हो चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शेंजियान के फादर उसे कहना चाहते कि बेटे तुम्हें ये स्पेशल विन कहां से मिली, कैसे तुमने इसको एक्टिवेट किया, तुमने मुझे बिल्कुल इंप्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। शेंजियान भी कहते कि मुझे वो हेल गैनाडोर्मा मिला था, उसकी मदद से मैंने ये करके दिखाया है। जियान तो बिल्कुल शर्मा चुकी थी और वो बहुत खुश भी होती है और खुश के साथ वो वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि अब यहाँ पर उसका और शेंजियान का रिश्ता कोई नहीं रोक सकता। शेंजियान अपने फादर से कहना चाहता कि फादर क्या सच में आपके लीडर की पोजीशन चेंज आने वाली है, क्या आप लीडर की पोजीशन से हट जाएंगे। तो यहाँ पर उसके फादर कहना चाहते कि देखो 3 दिन के अंदर ना एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन होने वाला है, उस कॉम्पिटिशन के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या मेरी लीडर की पोजीशन बरकरार रहती है या नहीं रह पाती है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमारी लीडर की पोजीशन बरकरार रहे। जिस तरफ तियानहुआ जो था उसका इलाज किया जा रहा था, क्योंकि उसका हाथ जल चुका था, तो उसको रिकवर कर रहा जा रहा था। वो कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शेंजियान के पास पावर कैसे आई। सब तो यही कह रहे थे ना कि शेंजियान लूजर है, उसके पास उसकी स्पेशल वेन तक नहीं है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया जिसने मेरे हाथ का ये बुरा हाल कर दिया। तो दूसरा एक एल्डर होता है, वो कहने जाते कि देखो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोई भी क्यों ना कितना खुद को स्ट्रॉन्ग बना ले, ये सिटी तो आपकी ही होगी, मैं भी आपके साथ ही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आपके हर प्लान को कामयाब करने में मैं कोशिश करूंगा आपकी। तो तियानहुआ कहना चाहता है कि ठीक है, मैं ना तुम्हें मौका देता हूँ अपने आप को साबित करने का। जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन आने वाला है ना, उसके अंदर वो शेंजियान और उसके फादर का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करो, तब मैं समझूंगा कि तुम भरोसे के लायक हो, तुम समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है। तो वैडर भी इस चीज के लिए तैयार हो चुका था। इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत प्लान बनाकर रखा है ताकि शेंजियान और उसके फादर को कंपटीशन के अंदर ये बुरी तरीके से हराया जा सके या उनकी जान ली जा सके। तियानहुआ कहने लग जाते कि शेंजियान आज तूने जो मेरी बेइज्जती की है ना, इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा, तू बचने वाला नहीं है, जितना दिन जिंदा है खुशी मना ले। इसके बाद रात को शेंजियान जब अपने कमरे में आता है, तब वो उन दोनों गॉडेस को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसको मिलती नहीं। जब वो देखता है तो उसको पता चलता है कि वो तो उसके सामने ही मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एकदम छोटा सा बना लिया है। वो कहना चाहते कि अरे तुम दोनों इतनी बचकानी सी गुड़िया जैसी कैसे हो गई, अभी तो अच्छी खासी बड़ी थी, छोटी कैसे हो गई तुम लोग, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ। तो ये सुनकर मियाओ जो थी उसको एक अंगूठी दिखाती है और कहने लग जाती कि जिस अंगूठी को कहते हैं यिन यांग डिवाइन रिंग, हमारी जो स्पिरिट है ना वो इस अंगूठी के साथ मर्ज है, हमने अपनी फिजिकल बॉडी को इसके अंदर डाल लिया है और सिर्फ हमारी स्पिरिट को बाहर ऐसा निकाल कर रखा है ताकि तुम्हें भी कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हमें ऐसा देख ले तो तुम घबरा ना जाओ, और हम तुम्हारे साथ अच्छे से रह भी सकते हैं, और हम जो छोटे फॉर्म में दिख रहे हैं ना, इसको तुम सिर्फ तुम ही देख पाओगे, कोई दूसरा हमें नहीं देख पाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें देख लेगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा। तो शेंजियान कहना चाहता है कि क्या मैं इस अंगूठी के अंदर जा सकता हूँ, देख के आ सकूं कि वहां का नजारा कैसा है। तो वो दोनों गॉडेस से कहने जाते कि नहीं, अभी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम इसके अंदर जा सको, इसलिए गलती से भी अंदर जाने की कोशिश करना मत, तुम्हारा भी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ मॉडल मार्शल रैंक के 3rd लेवल पर ही है। तो शेंजियान कहना चाहते कि अच्छा सच में मेरा लेवल ब्रेक थ्रू है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन सा लेवल पर हूँ। इस तरह से आपने मेरा ब्रेक थ्रू करवा दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो दोनों गॉडेस से कहना चाहते कि देखो हमने जो अपनी डिवाइन वेन तुम्हें दी है ना, इसको बर्बाद मत करना, अपने आपको स्ट्रांग बनाना, अच्छे से ट्रेनिंग करना ताकि तुम खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सको, जब तक कि तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते। शेंजियान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको याद आता है कि जब उन दोनों गॉडेस ने उसके अंदर ब्लड पावर को डाला था, तब उसने उससे कहा था कि देखो हमें ना 3 जिंदगी के हिसाब से कल्टीवेशन करना है, शरीर एक होगा लेकिन कल्टीवेशन 3 हिसाब की करनी होगी। मतलब शेंजियान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गॉडेस उसे कहना चाहती कि देखो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तभी जाकर हमने तुम्हें अपनी पावर दी थी। आज के बाद से ना हम तीनों समझो कि एक शरीर हो चुके हैं, तुम हमें कभी भी अपने आप से अलग कर ही नहीं सकते, एक शरीर और 3 जान हो चुके हैं हम, तुम्हें हमारी भी कल्टीवेशन को वापस से रिकवर करना होगा। ऐसे पॉकेट के अंदर हमने थोड़ी ना अपनी डिवाइन विन को तुम्हें दे दिया, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हमें भी यहाँ पर रिकवर करो। तो शेंजियान कहने लग जाता कि मैं क्या करूं, मुझे तो ढंग से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो गॉडेस कहना चाहती कि देखो जब तुम निर्वाणा रेल्म पे पहुंचोगे ना, तो उसके बाद हम बताएंगे कि तुम कैसे हमें रिकवर कर सकते हो, पहले तो तुम अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बना लो, बहुत बड़ी बात है। तो शेंजियान कहता है कि आप लोगों को लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, या फिर आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी से भरा काम लग रहा है। तो वो दोनों गॉडेस कहने जाते कि तुम घबरा क्यों रहे हो, हम है ना यहाँ पर, हम तुम्हारी मदद करेंगे ना स्ट्रॉन्ग बनाने में, तुम्हें अपने आप को, तुम आराम से पहुंच जाओगे निर्वाणा रेल पर, उसके भी आगे पहुंच जाओगे, बस जैसा हम कहते जाते हैं तुम्हें वैसा करते जाना है। मैं सबसे पहले तुम्हें टेक्निक सिखाना चाहती हूँ जिसका नाम है अजूर ड्रैगन। तो इस टेक्निक को सीखो और जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही प्रैक्टिस करते जाना, तुम उसको सीख जाओगे। वैसे भी तुम्हारे पास वो स्पिरिट वेन तो आ ही चुकी है जो कि हमारी है, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगी। जो भी हम टेक्निक तुम्हें सिखाएंगे उस टेक्निक को सीखने में, तो तुम अजूर ड्रैगन टेक्निक को सीखना शुरू करो। तो शेंजियान भी यहाँ पर उस टेक्निक को सीखने लग जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर इस टेक्निक को सीख रहा था, उसके अंदर से कोई पावर बाहर निकल कर आती ही नहीं। तो हैरान हो चुका था कि ये क्या हो रहा है, कुछ पावर तो बाहर निकल कर आई नहीं, लगता है कि मैं ढंग से सीख नहीं पाया। तो वो गॉडेस कहने जाती कि देखो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए सीखना, जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही तुम अजूर ड्रैगन टेक्निक को सीख पाओगे। लेकिन मेहनत सबसे मेन है, तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो तुम प्रैक्टिस करते जाओ, हम तो जा रहे हैं यहाँ पर सोने के लिए। उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके बाद वो दोनों उसकी अंगूठी के अंदर जा चुके थे और अब यहाँ पर शेंजियान को अपनी कल्टीवेशन करनी है ताकि वो उस टेक्निक को अच्छे से सीख सके। दूसरी तरफ शेंजियान के जो फादर थे वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो कहने
कहने लग जाता है कि बताइए मास्टर मुझे क्या करना चाहिए। तो शेंजियान के फादर कहते हैं कि देखो आने वाला जो कंपटीशन है ना, मुझे लग रहा है कि इसमें मेरी जान का खतरा है। अगर मैं उस कंपटीशन के अंदर मर जाता हूँ ना, तो सबसे पहला काम तुम ये करना कि शेंजियान को लेना और यहाँ से जितना दूर होता है उतना दूर भाग जाना। मैं नहीं चाहता कि शेंजियान को कुछ हो जाए। तियानहुआ और उसके जो सेक्ट वाले लोग हैं ना, वो बहुत घटिया लोग हैं, वो शेंजियान को जान से मार डालेंगे। मैं उसको कुछ होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए उम्मीद है कि जो मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा है तुम उसको समझोगे और शेंजियान को लेकर यहाँ से भाग जाओगे। तो वहीं हम शेंजियान को देखते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और धीरे धीरे करते हुए वो अज़ूर ड्रैगन टेक्निक को अच्छे से सीख पा रहा होता है। वो दोनों गॉडेस कहने लग जाती है कि 2 दिन के अंदर ही प्रैक्टिस करते करते इसने अज़ूर ड्रैगन टेक्निक का और कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना इसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है ये। हमने इसके ऊपर भरोसा दिखाकर बहुत अच्छा काम किया। इसकी कल्टीवेशन इतने स्पीड से बढ़ी है ना कि जितने स्पीड से हमने भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाया था। लेकिन वो दोनों यहाँ पर टेंशन में होती है क्योंकि थर्ड रैंक वाले लोग कभी भी यहाँ पर आएंगे उनको ढूंढते हुए, और यहाँ पर आए तो वो उनकी जान ले लेंगे। इसलिए वो मेहनत कर रही है ताकि शेंजियान अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना, तो थर्ड रैंक वालों से वो मुकाबला करते हुए इन दोनों को बचा पाएगा। तो यही चीज की उनको टेंशन होती है कि आगे क्या होने वाला है। जिस इनके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लगी और नेक्स्ट एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना। तब तक के लिए